नमस्कार, 33 जिला 33 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान में जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी देखने को मिल रही है। 6 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है, सिरोही, अजमेर और जोधपुर में ये कार्रवाई की गई है। दरअसल एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी प्रदेश भर में जारी है। आपको बता दें कि 6 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जो कि इस पूरे कालाबाजारी को अंजाम दे रहे थे। एसओजी ने गिरफ्तार किया है 6 लोगों को। सिरोही, अजमेर और जोधपुर में फिलहाल ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता आशुतोष फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना कहीं ना कहीं कहर बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी प्रदेश में जोरों पर चल रही है। 6 लोगों को फिलहाल एसओजी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ और जानकारी? देखिए, अभी बहुत शुरुआती जानकारी सामने निकल के आई है कि एसओजी है राजस्थान की, उसको लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि राजस्थान के इन जिलों में कुछ इस तरह के सक्रिय गिरोह हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये इस सूचना का आकलन किया गया और उसके बाद में अलग अलग टीमें देखकर यहाँ दबिश दी गई। सिरोही, अजमेर और जोधपुर से कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो ब्लैक में इंजेक्शन को बेच रहे थे। अभी वर्तमान में कोरोना का जो जिस तरह की स्थिति राजस्थान में चल रही है, उसमें पूरी तरीके से जीवन रक्षक ये इंजेक्शन साबित हो रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जिन लोगों को वाकई में जरूरत है उन तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको संभवतः जयपुर लाया जाएगा और इन गिरोह से जुड़े हुए कुछ अन्य लोग होंगे, उन तक भी एसओजी पहुंचने की कोशिश करेगी और कुछ इनसे बड़ी संख्या में इंजेक्शन भी बरामद किए गए, जिसकी ज्यादा जानकारी इससे कुछ देर बाद सामने निकल के आएगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आशुतोष शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां लगातार प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जारी है। 6 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ इन 6 आरोपियों से जारी है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। दरअसल भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां जी राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल जिंदगी और मौत से जूझ रहे परिवार तक प्रशासन पहुंचा है। जी मीडिया की खबर के बाद प्रशासन जागा है। जी मीडिया ने प्रमुखता से इस परिवार का मुद्दा उठाया था। एसडीएम ओम प्रभा पीड़ित परिवार तक पहुंची है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है, हर संभव इलाज मुहैया कराएगा प्रशासन। संक्रमण के चलते पीड़ित परिवार के एक सदस्य की मौत हुई थी, जिसके बाद इस परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग फिलहाल प्रशासन से की थी। लेकिन जी मीडिया पर जब ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई, उसके बाद प्रशासन पीड़ित परिवार तक पहुंचा है और हर संभव मदद देने का फिलहाल भरोसा दिलाया है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है नागौर से, जहां खींवसर में प्रधान प्रतिनिधि जगदीश बिडिया सर और उप प्रधान राम सिंह बागड़िया आपस में भिड़ गए हैं। खींवसर पंचायत समिति में यह झगड़ा हुआ है। दरअसल खींवसर पंचायत समिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यह झगड़ा हुआ। उप प्रधान राम सिंह बागड़िया ने प्रधान प्रतिनिधि पर मादक पदार्थ का सेवन कर वीसी में हंगामा करने का आरोप लगाया है। चुनावी रंजिश फिलहाल पूरा घटनाक्रम के पीछे की वजह बताई जा रही है। पंचायत समिति सभागार में झगड़े का जो ये वीडियो था, ये भी काफी वायरल हो रहा है। तो मौके का वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने इंसानियत के माथे पर जो जख्म दिया है, वो दिलों में दुखों का सैलाब ला रहा है। लोगों की मदद में दिन रात जुटे प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्हीं हालात पर आज बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। सीएम ने यह भी कहा कि लोगों के इलाज के लिए मुझे अगर सारा बजट लगाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। संसाधनों के अभाव में किसी की जान जाए, ये मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए अगर मुझे पूरा बजट भी झोंकना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन संसाधनों की कमी से किसी की मौत हो जाए, ये मंजूर नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। 18 साल से अधिक की उम्र वालों के फ्री वैक्सीनेशन में 3000 करोड़ का खर्च सरकार उठाएगी। हम 3000 करोड़ का जुगाड़ करेंगे, कम पड़ेगा तो बजट से देंगे। सबको वैक्सीन लगाई जाएगी, भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जितनी वैक्सीन आएगी लगती जाएगी। गहलोत ने यह भी कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी और चौथी लहर भी आ सकती है। सरकार को और तैयारी करनी
करनी होगी। ऑक्सीजन दवाओं को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले साल 20 से ज्यादा मौतें नहीं हुई थी, इस बार 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि हम लोग लॉकडाउन से बचना चाहते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि चाहे हम लॉकडाउन नहीं लगाएं, लेकिन उसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। ये मौतों का आंकड़ा कम हो जाए और केस कम हो जाए तो धीरे धीरे इसमें छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विधायकों से भी अपील की है कि इस बार विधायक कोष में 3 करोड़ की राशि बढ़ाई गई है, उसे वैक्सीनेशन के लिए डोनेट करें। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस योजना को राजस्थान में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए सबसे क्रांतिकारी योजना बताया है। हमने उस स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए इस काल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उससे आगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का आज आगाज किया है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि गांव में लोगों को और जो सामान्य परिवार है जिनके पास आय के बहुत ज्यादा साधन नहीं हैं, उनके लिए स्वास्थ्य एवं इलाज एक बहुत चुनौती है। आज के जमाने में जबकि अस्पतालों में या दवाइयां महंगी होती जा रही है और आम आदमी, गरीब आदमी, कृषक, मजदूर अपने इलाज एवं चिकित्सा शुश्रूषा में दुविधा महसूस करता है। इसी तकलीफ और इसी दर्द को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है, जिसके बारे में अभी आपको स्वास्थ्य सचिव जी ने बताया कि ये एक तरह से यूनिवर्सल स्कीम है। सबके लिए स्वास्थ्य या राजस्थान में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत की है। इससे पहले कल शाम को ही सीरम इंस्टीट्यूट ने राजस्थान को करीब 5.5 लाख वैक्सीन इसी महीने देने की मंजूरी दी थी। इधर राज्य सरकार केंद्र से भी वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने की लगातार मांग कर रही है और अब तक राजस्थान में 18+ के करीब 14 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। टीकाकरण केंद्र की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 3rd फेज़ 18+ जो श्रेणी है उसमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले लाभार्थी को जयपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में वैक्सीनेट किया गया है, कुशाग्र पांडे को, और ये वो पूरा मेडिकल स्टाफ जिसने राजस्थान के इस श्रेणी के पहले लाभार्थी को ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये लगाई है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि ये कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कैसे वैक्सीनेशन करके, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन प्रक्रिया में ये लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। इनको अपने अपने परिवारों की चिंता भी है, लेकिन पहले अपना ड्यूटी का ये लोग धर्म निभा रहे हैं। कितना आपको गर्व होता है कि आप देश के लिए इस तरीके से काम आ रहे हैं? 16 जनवरी से लगा रहे हैं सर वैक्सीन, कंटिन्यू लगा ही रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, वैक्सीन लगा के सबको वैक्सीनेट कर दिया। अब अपने मतलब कोरोना नहीं होगा किसी को भी। महसूस करते हैं कि आप सर इस टाइम हमें जैसे एज ए सैनिक फील कर रहे हैं, जैसे सैनिक युद्ध लड़ते हैं, तो आज हम पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर मिलकर इस जैविक युद्ध को लड़ रहे हैं। अपने आप को बहुत गर्व है। बहुत अच्छा लगता है काम करके। मैडम आप बताइए। हमें भी बहुत अच्छा लगता है वैक्सीन लगाते हैं। तो आप घर पे जाते हैं वापस तो आपके घर वाले प्राउड? हाँ बिल्कुल करते हैं सर। ये है राजस्थान का वो पैरामेडिकल स्टाफ जो दिन रात एक करके वैक्सीनेशन कार्यक्रम में लगा हुआ है और एक तरीके से खुद को ये सैनिक मान के चल रहे हैं, क्योंकि देश का दुश्मन इस समय सबसे बड़ा कोरोना है और कोरोना को हराना है। सहयोगी मनीष के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इधर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से होगी। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। निर्वाचन विभाग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मतगणना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन तीनों सीटों पर कुल मिलाकर 60% से ज्यादा वोट पड़े थे, जिसमें से सुजानगढ़ में 58.21, राजसमंद में 67.23 और सहाड़ा में 56.30% मतदान हुआ था। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी
के बीच में है। दोनों ही पार्टियां तीनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तीनों ही सीटों पर आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। इन सीटों पर कल काउंटिंग होगी। तीनों जगह राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की जाएगी। हर मतगणना स्थल पर काउंटिंग के लिए 2-2 हॉल, एक हॉल में आरओ और एक में एआरओ बैठेंगे। काउंटिंग के लिए एक हॉल में 7 टेबलें लगेंगी। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग कक्ष में की जाएगी। ईवीएम को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। साथ ही साथ कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि मतगणना स्थल को 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। विजय सर्टिफिकेट लेने के लिए भी उम्मीदवार और 2 लोगों को अनुमति दी गई है। साथ ही साथ विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। तो 3 विधानसभा सीटों की मतगणना है कल। कोविड संबंधी सावधानी के चलते देर शाम तक इसके परिणाम मिल सकेंगे। कोविड के चलते इस बार बढ़ाए गए थे 40% मतदान केंद्र। ईवीएम मशीनों को सैनिटाइज और 5-5 वीवीपैट मशीनों से प्राप्त पर्चियों की रैंडम गणना की जाएगी। इसके चलते नतीजों में समय लग सकता है। आपको बता दें कि सुजानगढ़ में 30, सहाड़ा में 28 और राजसमंद में 25 राउंड में मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि मतगणना के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सामान्य पर्यवेक्षकों ने मतगणना केंद्रों का दौरा किया। चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए रिजर्व पर्यवेक्षक भी क्षेत्रों में पहुंचे हैं। कल तीनों सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है। हम पहले से कह रहे हैं कि तीनों सीटें कांग्रेस जीती और कल रिजल्ट आ जाएगा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। क्या मुख्यमंत्री जी के कामों पर मुहर लगाई जनता ने? मुख्यमंत्री जी के कामों को तो जनता वैसे भी मान रही है। आज आप देखिए, कोरोना से लड़ाई पूरे देश में अगर सबसे सशक्त तरीके से कोरोना से कोई लड़ाई लड़ रहा था, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ज़्यादा सशक्त तरीके से कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। भेदभाव की बातें आ रही हैं, संसाधनों की कमी की बातें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग राजस्थान में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। इस बात का विश्वास है। मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 24 घंटे वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं। पॉजिटिव होने के बावजूद भी उनका पूरा समय कोरोना से लड़ने में जा रहा है। इसी बीच करौली से खबर है। दरअसल सपोट्रा चिकित्सालय प्रभारी लखनलाल मीणा के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्हें होम आइसोलेट किया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमित चिकित्सा प्रभारी के आवास पर उपचार के लिए रोगियों की कतार लगी हुई है। कार्मिकों द्वारा चिकित्सक के आवास पर रोगियों का उपचार करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के और बढ़ने की फिलहाल आशंका बनी हुई है। रोगियों का आरोप है कि चिकित्सा प्रभारी अपने आवास पर होम आइसोलेट है और घर पर ही उपचार ले रहे हैं, लेकिन उनके आवास पर उनके ही सहायक कार्मिक रोगियों का उपचार करने में व्यस्त हैं, जिससे कोरोना संक्रमण से कस्बे में बढ़ने का खतरा बना हुआ है। साथ ही चिकित्सक के स्थान पर नर्सिंग कर्मी द्वारा उपचार करने से रोगियों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के 15वें दिन और तीसरे वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन श्रीगंगानगर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। हालांकि तीसरे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध, डेयरी व फल सब्जी की दुकानों को खोलने की छूट दी गई। साथ ही श्रीगंगानगर में बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में भी जुटा हुआ है। तीसरे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजार आज पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी नाम मात्र की नजर आ रही है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जरा बाजार का नज़ारा दिखाएं। ये अंबेडकर चौक है, जहां पर सामान्य दिनों में वाहनों की और लोगों की बड़ी रेलम पेल नजर आती है, लेकिन आज वीकेंड कर्फ्यू के दौरान यहाँ पर सूना नजर आ रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर उपखंड प्रशासन की ओर से कई टीमें बनाकर लोगों की आवाजाही रोकने के लिए समझाइश की जा रही है। जी मीडिया भी आपसे अपील करता है कि जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में ही रहें। कुलदीप गोयल, जी मीडिया, श्रीगंगानगर। इधर सीकर में वैक्सीन की कमी की वजह से केवल एक केंद्र पर ही आज टीकाकरण शुरू हुआ है। हालांकि यहां टीका लगाने पहुंचे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जिला कलेक्टर भी इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर ने जिले के ज्यादा से ज्यादा लोगों से रजिस्ट्रेशन की अपील की, ताकि वैक्सीन नंबर आने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके।
आज 18+ एज के जो ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन का आज स्टार्ट हुआ है। मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन में आगे बढ़ चढ़ के भाग ले और सभी यंगस्टर्स आके वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे हम इस कोरोना महामारी में सभी यंगस्टर्स मिलके अपने देश को आगे बढ़ा सके, अपने आगे राज्य को आगे बढ़ा सके और इस बीमारी से लड़के और उसको हरा सके। चलिए अगली खबर श्रीगंगानगर के सादुल शहर से है, जहां कोरोना संक्रमण अब तेजी से बढ़ने लगा है। हालात ये हैं कि सरकारी दफ्तरों में कामकाज करने वाले कर्मचारी भी इसकी चपेट में आने लगे हैं, जिसकी वजह से कई दफ्तरों में कामकाज बंद कर दिया गया है। अग्रसेन चौक स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद समिति के बाहर पोस्टर लगाकर कामकाज को बंद रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ SBI बैंक और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में भी कर्मचारी पॉजिटिव आने के बाद कामकाज बंद रहा। क्रय विक्रय सहकारी समिति में संक्रमित पाया गया कर्मचारी शुक्रवार दिन भर समिति में कार्य कर रहा था, लेकिन बाद में जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बाकी कर्मचारियों में दहशत फैल गई। इधर बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के मद्देनजर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी लगातार हालातों को संभालने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में हरीश चौधरी ने बायतू PG कॉलेज को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करते हुए 100 बेड की व्यवस्था करवाई है और आज PG कॉलेज में कोविड-19 केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि PG कॉलेज में शुरू किए गए सेंटर में अब एक साथ 100 मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। गंभीर और होम आइसोलेशन में नहीं भेजे जा सकने वाले कोरोना मरीजों को यहाँ रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा आज अचानक जिला अस्पताल पहुंचे और वहां कोविड वार्ड में चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को हिदायत देते हुए कहा कि कोविड मरीजों के उपचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस दौरान विधायक मुरारीलाल मीणा ने विधायक निधि से ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरण खरीदने के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुरारीलाल मीणा ने जिले के भामाशाहों से अपील करते हुए कहा कि कोविड के दौर में आगे आकर मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और आर्थिक सहयोग करें ताकि इस महामारी से लड़ाई में मदद मिल सके। पड़ोसी राज्य दिल्ली और हरियाणा के मरीजों को कोरोना के इस काल में यदि किसी पर भरोसा है तो वो है राजस्थान से। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, हालातों के बाद कुछ चिकित्सा विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं। दरअसल चिकित्सा विभाग ने संयुक्त निदेशक डॉक्टर SN धौलपुरिया को 4 दिन के दौरे पर झुंझुनू भेजा था, जिन्होंने यहां पर बारीकी से सभी चीजों को देखा तो पता चला कि झुंझुनू के प्राइवेट अस्पतालों में दिल्ली, गुरुग्राम और हरियाणा के कई जिलों के मरीजों का इलाज हो रहा है। जी राजस्थान से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर धौलपुरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में भी राजस्थान कोरोना की स्थिति में संभालने में देश में नंबर 1 बना हुआ है। साथ ही पड़ोसी राज्यों को आस है कि राजस्थान में न केवल चिकित्सा मिलेगी बल्कि सुविधाएं भी मिलेगी। यही कारण है कि बड़े अस्पतालों की बजाय झुंझुनू आकर लोग इलाज करवा रहे हैं। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर SN धौलपुरिया 4 दिन के विशेष दौरे पर झुंझुनू आए थे और उन्होंने न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों का भी निरीक्षण किया, साथ ही में कई बैठकें भी की है कि व्यवस्थाएं जो कोरोना को लेकर की जा रही है उनमें क्या स्थितियां हैं झुंझुनू को लेकर और क्या ऐसी डिमांड है जो राजस्थान लेवल पे यानी जयपुर में जाकर वो झुंझुनू के लिए रखने वाले हैं। सर थोड़ा बताएं क्या डिमांड सामने आई है झुंझुनू को लेकर ताकि व्यवस्थाएँ और दुरुस्त करें। झुंझुनू में मेन जो ऑक्सीजन वाली डिमांड थी, ऑक्सीजन वाले में हमने प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों से, हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टरों से डिस्कस किया है कि कंजप्शन जो ऑक्सीजन का हो रहा है, यूज़ हो रहा है, उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखें जितने पेशेंट की रिक्वायरमेंट है वो उतने पेशेंट्स की ऑक्सीजन दें। उससे ज़्यादा अगर पेशेंट अपने स्तर से खोल रहा है वो नुकसान भी करता है। पेशेंट को थोड़ा इसमें सेंसिटाइज करें, उनके अटेंडेंट को बताएं। एक तो ये ऑक्सीजन कंजप्शन वाला पार्ट है उसको कंट्रोल करें, जितनी आवश्यकता उतना यूज़ हो। दूसरा, जो अति आवश्यक सर्जरी है या अति आवश्यक इमरजेंसी सेवाएं हैं उसी को रखें। अन्य सेवाओं में इस टाइम कोरोना को प्राथमिकता दें। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनमें ऑक्सीजन की जहाँ आवश्यकता है उसमें कोरोना के पेशेंटों को प्राथमिकता दें। अन्य इसके अलावा जो यहाँ का प्रोडक्शन है उसके आधार पर जो कंजप्शन हो रहा है, एक्स्ट्रा जो बफर स्टॉक का इनका डिमांड है। कल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उसमें इसे पूर्ण रूप से डिस्कस हुआ है और यहाँ की रिक्वायरमेंट स्टेट को भेजेंगे और स्टेट में हमने हमारे अधिकारियों से चर्चा भी की है। जिले को जो रिक्वायरमेंट भेजेंगे वो असेस करते हुए इनको अलॉटमेंट जल्दी की जाएगी।
ये हमारे साथ धौलपुरिया जी जिन्होंने बताया कि उन्होंने न केवल स्थितियों को देखा है बल्कि एक जो डिमांड है झुंझुनू की वो जाके ऊपर रखेंगे। साथ ही साथ तो एक चीज़ सामने जो आई है वो ये है कि अदर स्टेट दिल्ली जैसे राजधानी से भी झुंझुनू में लोग इलाज के लिए झुंझुनू आ रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर झुंझुनू से राजस्थान से अन्य जो स्टेट है, जो साथ लगते इलाके हैं, जो साथ लगते राज्य हैं, उनको काफ़ी उम्मीद है। संदीप केडिया जी, मीडिया झुंझुनू। चलिए अगर इधर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में कोरोना महामारी के दौर में हर कोई आगे आकर सरकार और प्रशासन की मदद कर रहा है और इसी कड़ी में बाड़मेर नगर परिषद के बीजेपी के पार्षदों ने नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंद्रक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर लोकबंधु से मुलाकात कर अपने 1 महीने का वेतन दिया। ये वेतन बाड़मेर अस्पताल में उपकरणों के लिए खर्च किया जाएगा। जिस तरीके से बाड़मेर शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए आज बाड़मेर नगर परिषद के बीजेपी के 18 पार्षदों ने 1 महीने का वेतन कोरोना रोकथाम के लिए दिया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की जो भयावहता बाड़मेर शहर के अंदर है, उसके लिए भाजपा पार्षद दल द्वारा आज अपने 1 माह का मानदेय जो सरकार द्वारा देय होता है वो आज कलेक्टर साहब को दे रहे हैं हम लोग, इस भावना के साथ कि बाड़मेर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन भरवाने के लिए या कोई भी इक्विपमेंट खरीदने के लिए ये पैसे वहाँ पे उपयोग में आए। और सभी जो भामाशाह बाड़मेर ने आज से पहले जो जिन लोगों ने भी दान दिए हैं इस कोविड महामारी के लिए, उन सबको भी धन्यवाद। इधर साइला विकास अधिकारी लक्ष्मण सिंह सांधु साइला पंचायत समिति में चार्ज लेते ही छुट्टी पर चले गए हैं। जाते जाते उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को बिना कारण बताए निलंबित कर दिया था, जिसके विरोध में ग्राम विकास अधिकारी संघ ज्ञापन सौंपने विकास अधिकारी के चैम्बर में गए थे। इसी दौरान कवरेज पर गए मीडिया कर्मियों से भी ग्राम विकास अधिकारी सांधु ने अभद्रता की थी। मीडिया संघ साइला ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार के मार्फत ज्ञापन सौंपकर बीडीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष ने संपूर्ण जिले में बीडीओ के व्यवहार को लेकर बीडीओ के खिलाफ विरोध पर उतर आए हैं। कल ग्राम विकास अधिकारी सुराना को बीडीओ साहब साइला द्वारा जब निलंबन का आदेश निकाला गया, तब ग्राम विकास अधिकारी संघ साइला द्वारा ज्ञापन प्रेषित करने वास्ते संपूर्ण ग्राम विकास अधिकारी उनके चैम्बर में गए। तब बीडीओ साहब साइला द्वारा मेरे से टोका-टोकी की तथा मेरे से नाम पूछा। तब मैंने मेरा नाम बता दिया। तब कहा आपका पूरी जाति आती क्या? तब मैंने मेरी जाति बताई। तब मैंने कह दिया सर आप जाति से लेना देना क्या है? तब उन्होंने कहा कि जाति तो पूछनी पड़ती है ना, और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इधर चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र में गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने आज सख्ती दिखाई है। थाना प्रभारी मनोज मुंड के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने आज अशोक स्तंभ के पास यहां से गुजरने वाले ऑटो, दुपहिया वाहन और अन्य वाहनों के अंदर अधिक सवारियां पाए जाने पर कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बेवजह घूमने वाले युवकों और वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे। शहर के मुख्य बाजार में दुकानें बंद कर अंदर ग्राहकों को सामान बिक्री करने वाले एक दुकानदार का भी पुलिस ने चालान काटा है। साथ ही साथ एक दुकान के अंदर करीब दर्जन भर लोग मिले, जबकि दुकान का शटर बाहर से बंद था। इधर दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के चलते आयकर विभाग का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। आयकर विभाग ने कई अहम योजनाओं की तारीखों में इजाफा किया है। 30 अप्रैल को खत्म हुई आयकर से जुड़ी सभी तारीखें 31 मई तक बढ़ाई गई हैं। टीडीएस चालान, कमिश्नर के अपील की तारीख, धारा 148 के नोटिस के रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ी है। वित्त वर्ष 2019 और 20 के इनकम टैक्स भरने की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है। देसुरी उपखंड क्षेत्र के कोठड़ी ग्राम में एक पैंथर का 6 माह का शावक सूखे कुएं में गिर गया। इस दौरान पैंथर शावक की मां ने उसे बाहर निकालने का भरसक प्रयास किया, मगर सफल नहीं हो पाई। इस दौरान ग्रामीणों को भनक लगने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिस पर जोधपुर की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और पैंथर शावक का रेस्क्यू कर सुरक्षित कुएं से बाहर निकालकर रेस्क्यू सेंटर देसुरी लाया गया है। आपको बता दें कि अब वो सुरक्षित है। शावक को जोधपुर की रेस्क्यू टीम द्वारा देर रात जंगल में छोड़ा गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।